हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूके अकेडमी में। मैं ब्रजेश कुमार आज आपके सामने अगला टॉपिक जो हमने कल बात की थी कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, तो आज उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेमोरी होती क्या है, हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या। ठीक है, उसको मेमोरी ही क्यों कहते हैं। तो मेमोरी याददाश्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, या हम सामान्य हिंदी भाषा में बोलेंगे तो स्मृति जो होती है उसको हम लोग मेमोरी कहते हैं। जैसे हमारे दिमाग में एक मेमोरी होती है, अगर हमें कोई चीज याद करनी है तो हमको उसे पढ़ना पड़ता है, उन चीज को देखना पड़ता है और उसे हम अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर भी जब डाटा या इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करता है तो वो भी मेमोरी का ही प्रयोग करता है। मतलब कंप्यूटर को भी डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो मेमोरी है क्या, कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का एक मुख्य भाग होता है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा और प्रोसेस्ड डेटा दोनों को स्टोर करने का काम करता है। तो मेमोरी कंप्यूटर का क्या है, एक बुनियादी घटक है, तो मतलब एक मुख्य भाग है जिस पर हम इनपुट किए गए डेटा और प्रोसेस डेटा दोनों को स्टोर करने का काम करते हैं। जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो पहली आपकी हो गई प्राइमरी और दूसरी आपकी हो गई सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी परिभाषा क्या कहती है, इसे मुख्य मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। और मेन मेमोरी को कहा जाता है क्योंकि ये मेमोरी सीधे सीपीयू से संपर्क में रहती है। मतलब ये मेमोरी जो होती है वो प्रोसेसर के पास पाई जाती है और सीधा संपर्क उसका प्रोसेसर से रहता है तथा इसके डेटा और निर्देश का सीपीयू द्वारा तीव्र तथा प्रत्यक्ष उपयोग किया जाता है। मतलब हम जो भी डेटा मेन मेमोरी में डालते हैं सीपीयू द्वारा उसका सीधे उपयोग किया जाता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी। फिर आगे बोलता है इसे परिवर्तनशील यानी कि वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। क्यों, वोलाटाइल का मतलब यहाँ पर आता है ऐसी मेमोरी जिस पर डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक कि उसे पावर सप्लाई प्राप्त होती रहती है और जैसे ही पावर सप्लाई बंद हो जाती है इस पर स्टोर किया गया डेटा स्वतः ही नष्ट हो जाता है। तो उस प्रकार की मेमोरी को जिस पर डेटा पावर सप्लाई ऑन रहने तक स्टोर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। तो इसका मेन एग्जांपल है अपने पास, जैसे रैम होती है और रोम होती है। रोम जो कि नॉन वोलाटाइल है क्योंकि उसको पावर सप्लाई जो होती है वो सीमॉस बैटरी से प्राप्त होती रहती है। यहाँ पर अभी हम मेन एग्जांपल लेंगे रैम का। रैम पर जो भी डेटा स्टोर होता है जब भी हम कंप्यूटर को बंद करते हैं या शट डाउन करते हैं तो उस पर स्टोर किया गया डेटा नष्ट हो जाता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी क्या कहती है, सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग हम बड़ी मात्रा में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग हम डेटा का ज्यादा मात्रा में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए करते हैं। किस तरह से, स्थायी रूप से, मतलब जैसे आप अपनी कोई फाइल होती है उसको हार्ड डिस्क पर सेव कर देते हैं तो हार्ड डिस्क क्या हो जाती है, एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी हो जाती है। इसीलिए जब हम लोग सेकेंडरी मेमोरी होती है उन्हें हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर पढ़ते हैं। किसके अंदर पढ़ते हैं, स्टोरेज के अंदर पढ़ते हैं। तो अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम सेकेंडरी मेमोरी का चैप्टर बिल्कुल नया उस पे लेके आएंगे जिसपे हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस की चर्चा करेंगे, जिसमें हम हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, सीडी होती है, टेप ड्राइव होता है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमको मेन पढ़ना किसके बारे में, मेन मेमोरी के बारे में, जो कि सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है और प्रोसेसर के बिल्कुल करीब लगी होती है और प्रोसेसर के द्वारा उस पर स्टोर किए गए डेटा और निर्देशों का सीधे और तीव्र गति से प्रत्यक्ष उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी के बारे में अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी के मेनली दो पार्ट होते हैं, एक होता है रैम और दूसरी होती है रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या फुल फॉर्म होता है रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर किसी ने देखा होगा तो रैम कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है जैसे कि यहाँ फिगर पे दिखाया जा रहा है, आप सभी को दिख रहा होगा फिगर पे। ये हमारी रैम है। क्या है ये, रैम। ठीक, रैम के कई सारे पार्ट आते हैं, कई टाइप की रैम आती है, डीडीआर आती है,
DDR1 आती है, DDR2 आती है, बहुत सारी रैम्स आती हैं, लेकिन मेनली रैम कुछ इस तरह से दिखती है। अगर आप कभी भी CPU के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को देखेंगे तो अब आप पहचान सकेंगे कि रैम होती क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब रैम की परिभाषा क्या कहती है? इस मेमोरी को कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि रैम यानी कि मेन मेमोरी एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जिस मेमोरी पर डाटा स्टोर नहीं रहता है, कब? जब पावर सप्लाई बंद कर दी जाती है। मतलब जब तक पावर सप्लाई रहेगी तब तक तो डेटा रहेगा, लेकिन जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होती है इस मेमोरी पर स्टोर किया गया डेटा नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम इस मेमोरी को क्या बोलते हैं? अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। मतलब रैम को हम अस्थायी मेमोरी भी कह सकते हैं। रैम कैसी होती है? अस्थायी मेमोरी। इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? वोलाटाइल मेमोरी। मैंने अभी थोड़ी देर ही पहले बताया कि अस्थायी और वोलाटाइल दोनों का एक ही मतलब होता है। वोलाटाइल मतलब जब तक पावर सप्लाई है तब तक उस पर डेटा स्टोर रहेगा, पावर सप्लाई बंद होते ही डेटा वहां से डिलीट हो जाएगा। आगे क्या कहता है? इसमें कोई भी डेटा स्टोर नहीं रहता है। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक रैम में डेटा या प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं और कंप्यूटर प्रोसेसर आवश्यक डेटा प्राप्त करने के लिए इस डेटा का उपयोग करता है। पहले भी बता चुका हूं, रैम प्रोसेसर के ठीक पास लगाई जाती है और उस पर स्टोर किए गए डेटा को CPU द्वारा सीधे एक्सेस किया जाता है। वही बात यहाँ पर इन्होंने कह दी है कि जब तक रैम में डेटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से स्टोर रहता है और प्रोसेसर आवश्यक डेटा प्राप्त करने के लिए इसी डेटा का उपयोग करता है। तो फिर आगे जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन करते हैं वैसे ही रैम पर स्टोर किया गया सारा डेटा स्वतः ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रैम भी हमारी दो प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी डायनेमिक रैम और दूसरी होती है हमारी स्टैटिक रैम। पहली कौन सी होती है? डायनेमिक रैम और दूसरी होती है स्टैटिक रैम। अब डायनेमिक और स्टैटिक से कुछ अगर वर्ड से समझ में आता है तो बस एक चीज समझ में आती है। डायनेमिक का मतलब होता है परिवर्तनशील और स्टैटिक का मतलब होता है अपरिवर्तनशील। अब इसके बारे में डिटेल में आगे जानते हैं क्या होता है डायनेमिक मेमोरी। इसे हम डी रैम के नाम से जानते हैं, मतलब हम शॉर्ट फॉर्म में इसको डी और रैम, ठीक है, डी रैम के नाम से बोल सकते हैं। तो डी रैम में जो डाटा होता है वो मेमोरी सेल में स्टोर होता है। प्रत्येक मेमोरी सेल में एक ट्रांजिस्टर क्या लगा होता है? एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर होता है जिसमें थोड़ा थोड़ा डेटा स्टोर किया जाता है, लेकिन लगभग 4 मिलीसेकंड बाद, मतलब कितने मिलीसेकंड बाद? लगभग 4 मिलीसेकंड के बाद मेमोरी सेल नियंत्रक मेमोरी को रिफ्रेश करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? रिफ्रेश करते रहते हैं। रिफ्रेश करने का मतलब क्या है कि वह डेटा को रीराइट करते रहते हैं, मतलब उस पर स्टोर किया गया डेटा स्वतः ही अपने आप रिफ्रेश होता रहता है, बदलता रहता है। रिफ्रेश होने का मतलब अगर आप कभी इंटरनेट पर वेबसाइट या यूज करते हैं या वेब पेज में आप सर्फिंग का काम करते हैं तो अगर वो डायनेमिक वेबसाइट होती है तो क्या करना पड़ता है? हमें उसे बार बार रीलोड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बार बार रीलोड नहीं करेंगे तो उसमें जो भी परिवर्तन हुआ होगा वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो अगर हम स्टैटिक यूज करते हैं तो हमें उसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और यदि हम डायनेमिक वेबसाइट यूज करते हैं तो उससे हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश करने का मतलब ये होता है कि जो भी नया डेटा उस पर स्टोर किया गया है वो भी हमारे सामने प्रदर्शित होने लगता है। तो इसी प्रकार से यहाँ रैम भी है। रैम को जो रैम में जो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर होते हैं ये डेटा को स्टोर करते हैं और 4 मिलीसेकंड के बाद मेमोरी सेल कंट्रोलर मेमोरी को स्वतः ही रिफ्रेश करता रहता है। रिफ्रेश करने का मतलब डेटा को रीराइट करता है, और इसी वजह से रैम की जो प्रोसेस स्पीड होती है वो क्या होती है? धीमी होती है, लेकिन यह अन्य मेमोरी की तुलना में बहुत कम बिजली खाती है। मतलब इसका जो ऊर्जा जो कैपेसिटी है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग है वो क्या है? बहुत कम है। मतलब यह मेमोरी अन्य मेमोरी के मुकाबले कम बिजली खाती है, मतलब इसका जो लाइट का कंज्यूमशन है वो कम है और लंबे समय तक खराब नहीं होती है। तो रैम का हमारा ये फायदा है कि रैम सबसे पहली बात प्रोसेसर के बिल्कुल नजदीक लगी होती है, और हम जो भी काम वर्तमान में कर रहे होते हैं, मतलब हमने जो भी स्क्रीन में जो भी एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है, जो भी सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, या जो भी विंडो हमारी स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रही होती है वो वर्तमान में कहाँ चल रही होती है? रैम पर चल रही होती है। तो किस पर चल रही होती है? रैम पर। और डायनेमिक रैम की एक खूबी होती है कि इसे जो है स्वतः ही
4 मिली सेकेंड के पश्चात मेमोरी सेल कंट्रोलर इसे स्वतः ही रिफ्रेश कर देता है। ठीक है, तो इस पर स्टोर किया गया डेटा हमें बार बार रिफ्रेश अपने आप नहीं करना पड़ता। मतलब जैसे हम लोग देखते होंगे, हम लोग SRAM यूज करते हैं तो क्या होता है, कंप्यूटर पे अगर हैंग करने लगता है तो हम लोग उसे रिफ्रेश करते हैं, लेकिन DRAM को हमें रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि DRAM को स्वतः ही 4 मिली सेकेंड के पश्चात मेमोरी सेल कंट्रोलर अपने आप रिफ्रेश करता रहता है। अब उसके बाद अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर है हमारा स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम की परिभाषा क्या कहती है? इसे SRAM के नाम से जाना जाता है। स्टैटिक रैम कम रिफ्रेश होती है, लेकिन ये डेटा को मेमोरी में अधिक समय तक रख पाती है। नॉर्मल सी बात है, जब उसे हम रिफ्रेश नहीं करेंगे, जब उसको हम रीराइट नहीं करेंगे, तो वो डेटा को ज्यादा समय तक स्टोर कर पाएगी। यह डेटा को तब तक स्टोर करती है जब तक सिस्टम को करंट मिलता रहता है, मतलब जब तक कंप्यूटर सिस्टम को पावर सप्लाई प्राप्त होती रहती है, स्टैटिक रैम डेटा को अपने अंदर स्टोर रख पाती है। उसके बाद कहता है ये बहुत तेजी से डाटा को एक्सेस करती है। स्टैटिक रैम को जब तक रिफ्रेश नहीं किया जाता है तब तक इस पर डाटा स्टोर रहता है, इसीलिए हम इसे कैश रैम भी कह सकते हैं। तो हमने एक चीज अंदर देखी है कि स्टैटिक रैम में क्या करना पड़ता है। स्टैटिक रैम में जो होता है हमें रिफ्रेश हमें करना है, मतलब यूजर को रिफ्रेश करना है। यदि उसे डेटा को रीलोड करना है तो यूजर को ही रिफ्रेश करना पड़ता है। और डायनेमिक रैम में क्या हो रहा था, डायनेमिक रैम स्वतः ही 4 मिली सेकेंड के पश्चात रिफ्रेश हो रही थी। बस ये बहुत नॉमिनल सा अंतर है दोनों में, स्टैटिक और डायनेमिक रैम में, इसे हमें याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। रैम के बाद नंबर आता है रोम का। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है रोम का फुल फॉर्म? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली से समझ में आ रहा है कि हम केवल इस पर पढ़ने का काम कर सकते हैं, मतलब हम इस प्रकार की मेमोरी में डेटा को लिख नहीं सकते, राइट नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो रैम थी उस पर डेटा हम लिख भी सकते थे और उसकी सहायता से डेटा को पढ़ भी सकते थे, लेकिन जो रोम है इस पर हम केवल और केवल डेटा को पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। रोम की परिभाषा क्या होती है? सबसे पहले तो आप फिगर देख लीजिए। रोम कुछ इस प्रकार से छोटी सी चिप की तरह होती है। जैसे आपने कई सारे कंपोनेंट देखे होंगे तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि रोम कुछ एक इस प्रकार से दिखती है, चिप की तरह। अब आगे देखिए बात करते हैं। रोम एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है। रोम पर लिखा जाने वाला डेटा मैन्युफैक्चरिंग के समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, किसके समय? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? जिस समय इस रोम चिप का, किसका? इस रोम चिप का निर्माण किया जा रहा होता है, तो जो भी डेटा इस पर हमें लिखना होता है वो उसी समय, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के समय ही रोम पर लिख दिया जाता है। यानी कि यूजर के द्वारा इसके डेटा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जो भी इस पर लिखना है, जो भी डाटा इस पर स्टोर रहना है, वो कब लिखा जाता है? मैन्युफैक्चरिंग के समय ही रोम पर लिख दिया जाता है। आगे देखते हैं रोम के प्रकार। रोम मेनली 3 प्रकार की होती है। एक होती है पी रोम, दूसरी होती है ईपी रोम और तीसरी होती है ईईपी रोम। तो सबसे पहले देखेंगे पी रोम क्या होती है। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि पी रोम एक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है जिसमें केवल एक बार ही डाटा को स्टोर किया जा सकता है। यानी कि इस पर लिखे गए डाटा को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। ये बात कह रहा ना, यानी कि इसे मिटाया नहीं जा सकता और ना ही इस पर लिखे गए डाटा को बदला जा सकता है। उसके बाद अगला नंबर क्या कहता है? ईपी रोम का। ईपी रोम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी इस पर लिखे गए डाटा को मिटाया तो जा सकता होगा। क्यों? क्योंकि नाम ही है इसका ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये एक प्रकार से होती तो पी रोम की तरह है, लेकिन इस पर जो प्रोग्राम स्टोर रहते हैं, इस पर स्टोर प्रोग्राम्स को अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा, मतलब किसके द्वारा? अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणों के द्वारा ही मिटाया जा सकता है और उसके बाद ही इस पर नए प्रोग्राम्स को स्टोर किया जा सकता है। लेकिन अब इस पर जो प्रोसेस की जाती है वो काफी ज्यादा महंगी भी हो जाती है, तो इससे बेटर होता है कि हम एक नई रोम चिप अपने मदरबोर्ड में लगवा सकते हैं, तो इसलिए इन चीजों का यूज नहीं करते हैं। तो बेसिकली क्या है,
ईपीरोम में क्या था कि इस पर लिखे गए डेटा को कभी मिटाया नहीं जा सकता, कभी बदला नहीं जा सकता। उसके बाद आई थी ईपीरोम, जिस पर लिखे गए डेटा को हम पराबैंगनी किरणों के द्वारा, किसके द्वारा, अल्ट्रा वायलेट रेज, किसके द्वारा, अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा मिटा सकते हैं और उसके बाद उस पर नए प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर हमारा कहता है ईईपीरोम। ईईपीरोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, क्या होता है, इलेक्ट्रिकली, यहां पर थोड़ी सी मिस्टाइप है और इसका मैं फुल फॉर्म आपको बता दे रहा हूं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब आप इसके आगे, ईपीरोम के आगे इलेक्ट्रिकली लगा लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में। ईईपीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईईपीरोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब अभी हमने देखा था जो हमारी ईपीरोम थी, ईपीरोम थी, ये क्या हो रही थी, इस पर जो हम डेटा को डिलीट करते थे, मतलब मिटाने का काम करते थे, तो वो हम अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा करते थे। लेकिन अब जो हमारे पास नई ईपीरोम आई है, तो उस पर हम विद्युत यानी इलेक्ट्रॉनिक विधि से भी डेटा को आसानी से मिटा सकते हैं। और जब चूंकि हम डेटा मिटा सकते हैं तो उस पर नया डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल यूजर के द्वारा ये काम नहीं किया जा सकता है। इस काम को भी करने के लिए हमें अच्छे प्रोग्रामर्स की आवश्यकता पड़ती है, मतलब स्किल्ड व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य यूजर इस पर डेटा को अभी भी नहीं राइट कर सकता है। इस पर राइट करने के लिए एक विशेष स्किल्ड व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, जो इलेक्ट्रॉनिक तकनीक से उस पर लिखे गए डेटा को डिलीट करते हैं और उस पर नए प्रोग्राम को राइट करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये हो गई हमारी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमने रैम पढ़ा और रोम पढ़ा। रैम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एस रैम और दूसरी होती है डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक और दूसरी डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम। उसके बाद हमने रोम पढ़ा, तो रोम के हमने तीन पार्ट बताए। पहला होता है पी रोम, दूसरा होता है ईपी रोम, तीसरा होता है ईईपी रोम। अब इसके बाद मेमोरी के बाद बात आती है कि प्राइमरी के बाद हम किसको पढ़ेंगे, सेकेंडरी को। लेकिन सेकेंडरी के लिए मैंने बताया कि सेकेंडरी मेमोरी हम लोग पढ़ेंगे कब, जब हम स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम आगे देखते हैं, एक और प्रकार की मेमोरी है जो नई टेक्नोलॉजी आई हुई है कुछ, तो उसके बारे में जानते हैं वो क्या है। कुछ इस समय हम लोग कैच के बारे में बहुत सुनते हैं कि कैच मेमोरी क्या है। तो कैच मेमोरी, आप जब कभी भी आप सिस्टम लेने जाते हैं मार्केट में, तो वो बोलता है कि आपका जो प्रोसेसर है उसमें इतने पॉइंट इतना कैच इनबिल्ट है। तो कैच मेमोरी है कुछ जिससे हमारे जो भी वर्किंग प्रोसेस है, जो वर्किंग स्पीड है कंप्यूटर सिस्टम की, वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, उसका रीजन है, आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये मेमोरी बहुत तेज होती है और इस मेमोरी में अधिकांश या अधिकतर इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम और निर्देश संग्रहित कर दिए जाते हैं। मतलब जिन प्रोग्राम्स या कमांड्स को हम बार बार या बहुत अधिक यूज करते हैं, उसे कहां स्टोर कर दिया जाता है, कैच मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो जिन प्रोग्राम्स को या कमांड्स को हम ज्यादातर यूज करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, कैच मेमोरी में स्टोर कर देते हैं, ताकि सीपीयू तेजी से कार्य कर सके। अब तेजी से कार्य कैसे कर पाएगा, क्योंकि कैच मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी मतलब रैम, तो कैच मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में स्थित होती है और सीपीयू पहले से ही कैच मेमोरी में स्टोर डेटा और निर्देश प्राप्त कर लेता। मतलब अभी क्या हो रहा था कि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, सीपीयू जो भी डेटा लेता था कहां से लेता था, मेन मेमोरी से लेता था। लेकिन अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में कौन आ गई, कैच मेमोरी आ गई। और कैच मेमोरी की स्पीड तेज होती है, ये बात हमने यहां बताई कि कैच मेमोरी क्या होती है, बहुत तेज होती है। तो जो भी डेटा आता है वो कैच मेमोरी से सीधे सीपीयू में जाने लगा, तो हमारी जो वर्किंग की स्पीड है, जो टाइम लग रहा था वो और कम लगने लगा। जब टाइम और कम लगने लगा तो क्या हुआ, सीपीयू की कार्य करने की गति यानी कि प्रोसेसिंग की गति तेज हो गई। अब वो तेज कैसे होती है, क्योंकि सीपीयू कैच मेमोरी से स्टोर डेटा और निर्देश को प्राप्त कर लेता है, जिससे उसे कार्य के दोहराव से बचत हो जाती है। बचत मतलब क्या है भाई, उसे मेन मेमोरी से डाटा लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। वो कुछ जो बार बार यूज होने वाले इंस्ट्रक्शंस हैं, जो निर्देश हैं, उन्हें वो कैच मेमोरी से सीधे प्राप्त कर लेता है।
अब क्योंकि उसे अब किसी कार्य के लिए निर्देश और डाटा प्राप्त करने के लिए मेन मेमोरी में नहीं जाना पड़ता है, इसलिए सीपीयू तेजी से कार्य कर सकता है। अब आगे देखते हैं, कैश मेमोरी में जो भी डाटा या निर्देश स्टोर किए जाते हैं वो किसके द्वारा भेजे जाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा भेजे जाते हैं। किसके द्वारा भेजे जाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा भेजे जाते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे निर्देशों को ही वहां कैश मेमोरी में भेजता है जिन्हें सीपीयू द्वारा बार बार या फिर से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब इस मेमोरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड, सीमित होती है। लिमिटेड का मतलब क्या है? सीमित होती है। इसीलिए इसे हमें बार बार साफ करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है। आप लोग अगर एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि जब भी कभी आपका हैंग, वो आपका जो मोबाइल होता है या मोबाइल में कोई एप्लीकेशन होता है वो हैंग करने लगता है, तो आप सबसे पहले जाते हैं उसके डाटा को क्लियर करने का काम करते हैं। तो डाटा क्लियर करने के समय पर आपने वहां पर देखा होगा कैच, क्लियर कैच का एक ऑप्शन आता है। तो क्लियर कैच भी हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो भी काम हम वर्तमान में कर रहे होते हैं या जो भी हमने मान लीजिए ऐप ओपन किया हुआ है और उस पर कोई हमने आईडी लॉगिन की हुई है, तो उस आईडी लॉगिन के लिए जो भी बार बार हम कमांड देते हैं तो बार बार लॉगिन तो नहीं करता ना, वो क्या करता है, केवल एक बार लॉगिन कर लेता है, उसके बाद आपसे कभी आईडी और पासवर्ड नहीं मांगता। तो वो सारी चीजें कहाँ स्टोर हो जाती है? कैच में स्टोर हो जाती है और वो ऑटोमेटिक रूप से वहां से उन इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि जब हमारे किसी ऐप में डेटा की स्टोरेज क्षमता ज्यादा हो जाती है या मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हम उसका डाटा क्लियर करते हैं, तो उस समय हम कैच को भी क्लियर करते हैं। आगे देखते हैं, कैच की कुछ विशेषताएं होती हैं। कैच मेमोरी जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी से तेज होती है। इसमें डाटा अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। इसमें अधिकतर इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम और कार्य, ये मेन चीज है। कैच में हम अधिकतर इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम्स और कार्यों के निर्देश को स्टोर करते हैं, मतलब बाकी कोई डाटा स्टोर नहीं करते हैं। क्या आप सोचेंगे कि इसमें कोई फाइल स्टोर कर दी जाती है? कैच में क्या स्टोर होता है? केवल अधिकतर इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम्स और कार्यों के निर्देश स्टोर किए जाते हैं। इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित होती है और स्टोर किए गए डेटा को बार बार हमें क्या करना पड़ता है? क्लियर करना पड़ता है। तो ये थी हमारी कैच मेमोरी। तो आज हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा मेमोरी क्या होती है, ठीक है, मेमोरी का उपयोग क्या है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो मेनली हमने मेमोरी दो बताई थी आपको, एक होती है मेन मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी मतलब एक होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी। एक नई मेमोरी भी हमने आज पढ़ी जिसको हम क्या कहते हैं? कैश मेमोरी कहते हैं। और कैश मेमोरी का कहाँ स्थित होती है? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच। ये आपका बहुत मेन क्वेश्चन है, आपका जो ट्रिपल के एग्जाम में पूछा जाता है कि कैश मेमोरी कहां पर स्थित होती है। तो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी स्थित होती है। इसीलिए जब से कैश मेमोरी का इस्तेमाल किया गया है तब से सीपीयू के कार्य करने की क्षमता बढ़ चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।